यमन के एक ड्रोन ने इसराइल को दहला दिया। आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए, एक डायरेक्ट हिट हुआ और 50 के करीब इसराइली जख्मी हो गए। हर तरफ शोले और धुआं नजर आया, जो आप देख भी रहे होंगे, और एम्बुलेंस के शोर से इलात शहर हिल गया। इलात में हूथी मूवमेंट का ड्रोन क्रैश होने से 48 या 50 लोग जख्मी हुए, जिनमें 2 आदमियों की हालत सीरियस है, 17 को हल्की चोटें आई हैं। ये सब कुछ 24 सितंबर को हुआ। ड्रोन क्रैश एक होटल के पास हुआ, जहां हॉस्टल के कई कमरे भी नुकसान की जद में आ गए। 25 सितंबर की रात को हूथी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। हूथीज के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन याहिया सारी ने कहा कि उनकी ड्रोन फोर्स ने इलात, जिसे वो अल रशरश कहते हैं, उस पर सटीक निशाना लगाया। ये ऑपरेशन पिछले 48 घंटों में दूसरे ड्रोन हमले के बाद आया है। इसमें इलात और बीरशिबा को भी पहले वाले ऑपरेशन में निशाना बनाया गया था। ये दोनों मुल्कों के दरमियान एस्केलेशन का एक नया मरहला है, एक नया फेज है। हुतीस कहते हैं कि उनके ऑपरेशंस फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी में हो रहे हैं। उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि इसराइल के खिलाफ रिस्पॉन्स दें। इसराइल भी ऐलान कर रहा है कि वो हुथीस पर एयर स्ट्राइक जारी रखेगा जब तक हुथीस की कैपेबिलिटी कम ना हो जाए। जो आप शुरू से आखिर तक अभी तक तस्वीरें और अभी तक देखेंगे मेरे बोलने तक, ये हुथीस के ड्रोन से जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें हैं। यमनी आवाम एक डिमांड करती है कि गजा पर जंग का खात्मा हो, जो यमन की आम आवाम है। जो नहीं जानते दोस्तों कि हुथीस कौन है, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, इसने यमन के एक हिस्से पर अपना कंट्रोल कब हासिल किया, वो जान लें ज़रा, मैं उनके लिए बता दूं। हुथीस या अंसार अल्लाह मूवमेंट एक ही है। ये एक आर्म्ड ग्रुप है, एक हथियारबंद ग्रुप है, जो यमन के ज़्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल रखता है आज की तारीख में, इंक्लूडिंग सना, जो उनकी कैपिटल है, उनकी राजधानी है। हुथी मूवमेंट 1990 में 1990s में उभरा था, लेकिन 2014 में सना पर कब्जा करके इन्होंने यमन के प्रेसिडेंट अब्दुल रब्बू मंसूर हादी को मुल्क से भगा दिया। मार्च 2015 में वेस्टर्न बैक्ड कोएलिशन ने सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए यमन में ऑफेंसिव लॉन्च किया। मतलब यमन की दूसरी हुकूमत को सऊदी ने अपना सपोर्ट दिया, लेकिन वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन तो शुरू हो गया, लेकिन वो हुथीस को हराने में नाकाम रहे सब लोग। अप्रैल 2022 से यमन में यूएन की मुदाखलत से जंगबंदी या ट्रूस लागू है। नवंबर 2023 से गजा पर इसराइल की जंग के दौरान हुथीज ने रेड सी में शिप्स पर हमले शुरू कर दिए थे, जो फ़लस्तीन के सपोर्ट में बताए गए, जो आज भी बदस्तूर जारी है। ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब ये जो इनका हमला हुआ है हुथीस का, उसका एक और विजुअल दूसरे एंगल से देखिए। न्यू फुटेज शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ हुथी वन वे अटैक ड्रोन अर्लियर इन इलात। इलात में जो वन वे ड्रोन अटैक हुआ है, एक तरफा जो होता है, मतलब ये सुसाइड कामिकाज़े ड्रोन्स कहलाते हैं, ये वापस नहीं आते, जाते हैं ख़त्म होने के लिए। तो इसका ये दिखाया है, समंदर के किनारे से ये जा रहे हैं, वो ड्रोन गया और उसके बाद वहाँ धुआं गुबार उड़ा और धम से धमाका हुआ और उसने अपना टारगेट हिट किया। तो ये वही होटल के करीब, ये उसी होटल का धमाका दूसरे एंगल से दूर उस जो है वो किनारा होगा, उससे लिया गया होगा। पतली सी जगह है, वहाँ से ये लिया गया है। इसके बाद जो है इसराइल के जो बाकी शोबों से हैं, चाहे सिविल डिफेंस से हैं या मेडिकल टीम्स हैं, वो पहुँची। IDF ने फ़ोटो जारी किए और उन्होंने जब तक ये खबर दी थी तब तक 24 लोग ज़ख्मी हुए थे। आपने शायद कहीं भी सुना हो, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स दे रहा हूँ। 50 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। कुछ जगह कुछ लोगों के मारे जाने की खबर भी चल रही है, कुछ जगह इसे डिनाई किया जा रहा है। इसलिए मैं फ़िलहाल 50 जो ज़ख्मी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये सारी फ़ोटोज़ वहाँ की इलाज की दी गई हैं। इसके अलावा याहिया सारी का बयान रात में आ गया और ये यमनी आर्म फोर्सेस के बयान में कहा गया कि हमने अल रशरश और बीरशेबा में, जो फ़लस्तीन के साउथ वाले कब्ज़े वाले इलाके हैं जो इसराइल के कब्ज़े में, वहाँ पर हमने ड्रोन एयरक्राफ्ट से हमला किया और हम जो है अल्लाह की मदद से अपना, इन्होंने कहा कि वी अचीव्ड देयर ऑब्जेक्टिव्स सक्सेसफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो हमने जो है ऊपर वाले के करम से अपने टारगेट्स को हासिल किया, जहां हमने मारे थे वहीं जाकर वो ड्रोन लगे। ये इनका याहिया सारी का दावा था। और इस हमले के बाद अब ये लग रहा है कि इसराइल और यमन के बीच टेंशन और बढ़ जाएगी। अब मैं कुछ और ख़बरें आपको दिखा रहा हूँ इस हमले से अलग।
ओपन सोर्स इंटेल ने रात एक खबर दी है कि स्पेन विल डिप्लॉय नेवल शिप टू सेफगार्ड द गजा। गजा एड फ्लोटिला जो जा रहा है, मदद का काफिला जो जहाज़ों का 40-50 छोटे जहाज़ों का है, उस पर ड्रोन मंडराए थे। कल हमने आपको बताया 11-12 धमाके हुए, एक तो शिप पर ही हुआ। अब उसकी हिफाजत के लिए स्पेन अपनी नेवी का एक जहाज़ रवाना कर सकता है और वो जहाज़ इन छोटे जहाज़ों की हिफाजत करेगा। जो भी ड्रोन आएगा उसे मार गिराने की कुव्वत उस जहाज़ में होगी। मैं आपको एक और बात बता दूं, इटली ने बाकायदा, इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने एक जहाज़ रवाना कर दिया है, फ्रिगेट उसे रवाना कर दिया है। वो एक छोटा जंगी जहाज़ है नेवी का इटली की, जो ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट सबको मारने की कुव्वत रखता है और एंटी सबमरीन भी है वो। तो क्या अब इटली और स्पेन की नेवी इसराइल की नेवी से टकराने जा रही है? अगर इसराइल की नेवी सामने आकर खड़ी होगी तो क्या करेंगे? इटली ने जहाज़ तो भेज दिया, लेकिन इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने यूएन में कल रात कहा कि ये बड़ा नासमझी भरा कदम है कि अपनी ज़िंदगी को आप ख़तरे में डालकर जो जंगज़दा इलाका है उस तरफ क्यों जा रहे हैं आप मदद के सामान लेकर? जब जंग रुक जाए तब चले जाइए, इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। हालांकि इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने नेवी का एक जहाज़ भी रवाना किया। ये इसराइल में रात लोग इकट्ठा हुए और इन सब ने जुलूस और नारे लगाए और जो है जुलूस निकाले, और इन सब की एक ही डिमांड थी कि जंग रोक दी जाए। लेकिन ख़ास बात है, ये सब लोग जो खड़े हुए हैं, N12 में जो वीडियो शेयर किया है उन्हें हम क्रेडिट देते हैं, वो सब लोग जो हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट पर है। अब ये बेन गुरियन एयरपोर्ट पर क्यों है? बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ये इसलिए है क्योंकि कल रात बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ है, अमेरिका जा रहा है, जहां उसकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है। बेंजामिन नेतन्याहू जब न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो सैकड़ों प्रोटेस्टर्स ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को घेर लिया, वहां पर इकट्ठा हो गए, सब नारा लगाने लगे कि जंग रुकवाओ। वो सरकार पर गजा में अभी भी होस्टेजेस की रिहाई की गारंटी देने में नाकामी का इल्ज़ाम लगा रहे थे और नारे लगा रहे थे कि तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ये जंग अब तक जारी और हमारे लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू क्या कहता है जाने से पहले? अपने लोगों को लॉलीपॉप देता है, कहता है कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कोशिशें दोनों जारी हैं, हमास को हराने के लिए भी और होस्टेजेस को वापस लाने के लिए भी। अल अरेबिया की इंग्लिश की हेडलाइन है। नेतन्याहू कह रहा है कि हम मिलिट्री कोशिशें भी कर रहे हैं हमास को हराने और होस्टेजेस को लाने की, और डिप्लोमेटिक भी कर रहे हैं, यानी बातचीत भी कर रहे हैं, सिफारती लेवल पर भी हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन गजा के हालात क्या हैं वो कुछ न्यूज़ नेटवर्क के इन 3 फोटो में देखिए। जिन लोगों के घर थे वो सब आज खेमों में रह रहे हैं और इन खेमों की कतारों के साथ आपको पानी की वो बाल्टियां खाली दिख रही होंगी, जहां लोग उन ऊपर रखी 2 टंकियों से पानी लेने आए हैं। कितना पानी होता होगा और कितने घरों की बाल्टियां हैं, ज़रा उनकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा लगाइए। एक बूढ़ी माँ कुर्सी पर बैठी है, एक शख्स बाल्टी में पानी भर रहा है। ये उनकी ज़िंदगी है। पानी मिल जाए, खाना मिल जाए, इसके आगे कुछ सोचना नहीं कि घर बनना है, किसकी शादी होनी है, किसका मुस्तकबिल बनना है, ये सब खो चुका है। कल के हमलों की आप शिद्दत को समझिए। ये अल-मायादीन की हेडलाइन है जो बताती है कल सुबह से, जब ये हेडलाइन रात बनी, कल सुबह से रात तक 100 लोग शहीद हो चुके थे। कल सुबह से कल रात तक, और अब तो ये आज इस वक्त सुबह 25 सितंबर की सुबह और आंकड़ा बढ़ गया होगा, 100 लोग शहीद हो चुके थे गजा सिटी में। गजा सिटी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, पूरे गजा में 100 से ज़्यादा शहीद हो गए। एक अशर अल असद की खबर है, मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा हिजबुल्लाह के बारे में, कि हिजबुल्लाह वीक हो गया है लेकिन फाइनेंशियली रिसाइलेंट है। 1 साल हो गया उस जंग का, मतलब यूँ कहें सीज़ फायर का भी लगभग 10 महीने तो हो चुके हैं। बुरा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ हिजबुल्लाह का, लेकिन कहा गया अभी उसके पास माल खूब है और वो अपने तमाम मेंबर्स को सैलरी दे रहा है। मैं तो चौंक गया ये देखकर, ये पढ़कर कि 50,000 लोगों को हिजबुल्लाह सैलरी दे रहा है, 50,000 फैमिलीज़ को, और अबाउट $1 बिलियन उसने दिया है सैलरी। और अभी भी हर मेंबर को वो $500 से $700 पे कर रहा है, जबकि आम लेबनानियों का मिनिमम वेज जो है वो $312 है पर महीने की, यानी आम लेबनानियों से 2 गुना दे रहा है अगर मिनिमम किसी का मान लिया जाए तो। $60 मिलियन पर महीने खर्च कर रहा है हिजबुल्लाह अपने मेंबर्स को तनख्वाह देने में। ये रिपोर्ट अशर अल असद ने छापी है। बहुत बहुत शुक्रिया
सलामत रहिए, खुश रहिए।